अगर हम बात करते हैं सबसे टॉप मोस्ट वैकेंसी किस किस में है, तो आप देखेंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे वाले बोर्ड में आपके लगभग 1625 वैकेंसी है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में 1531 वैकेंसी है, सेंट्रल रेलवे में लगभग 1400 वैकेंसी है, और नदर्न ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में कितने वैकेंसी है सर? 1276 वैकेंसी है। सबसे कम वैकेंसी कहाँ है सर? CW में, चितरंजन लोकोमोटिव वाला में सबसे कम वैकेंसी है। कितनी है भाई? उसमें वैकेंसी है 6। ठीक है ना, ये आपको वो डिटेल्स जो अधिसूचना जारी हुआ है उसमें आपको समझ में आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट की। जो पिछले बार वैकेंसी आई थी उसके अनुसार अगर हम लोग अध्ययन करें तो पता चलता है कि ये जो एज लिमिट लेता है वो कब तक लेता है भाई? 1 जुलाई तक। उसने पिछले साल 1 जुलाई 2025 तक लिया था। इस बार की बात करेंगे तो वो 1 जुलाई 2026 की तक लेगा आपका। और इसका एज लिमिट क्या होता है सर? एज लिमिट होता है 18 से 30 साल। 18 से 30 साल जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है ना, लेकिन वही अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को ना 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, एज की छूट मिलती है 3 साल की। यानी कि अगर आप 30 साल के बाद 33 साल तक भी अगर ओबीसी वाले हैं तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह SC/ST वाले को छूट मिलती है 5 साल की, और एक्स सर्विसमैन वाले जो होंगे उनको छूट मिलेगी 3 साल की। ठीक है ना, वैसे तो एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच का ही है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी के लिए आपको समझा दिए हैं कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हमारी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए आपकी पढ़ाई की। तो समझिएगा ध्यान से, अगर आपने ITI किया है, ITI किया है कहाँ से भाई? NCVT मान्यता प्राप्त या SCVT से, और जो भी आपका ट्रेड है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल है, डीजल है, जो भी है, अगर आप इससे ITI किए हुए हैं तो ITI वाले के लिए तो बोलिए, तो LP का जो वैकेंसी होता है ना वो घी का बना लड्डू है आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि ITI वालों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन सी है भाई? ये आपका ALP का वैकेंसी। तो अगर आप ITI किए हुए हैं इन सब मान्यता प्राप्त जगह से तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपने एक्ट अप्रेंटिस किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बच्चे आपने अगर डिप्लोमा या डिग्री किया है, आपने इंजीनियरिंग किया या डिप्लोमा किया है किसमें? मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, जिससे भी आप डिग्री किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, तो अपना आप मेरिट चेक कर लीजिएगा, फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और देखिएगा ध्यान से आगे, अब अगर हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन फी की, परीक्षा शुल्क की, तो अगर आप जनरल से है या ओबीसी से है या फिर EWS से है ना, तो आपको फीस जिस समय में फॉर्म फिलअप करेंगे ना बच्चे, उस समय तो 500 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप CBT 1 में उपस्थित हो जाते हैं तो आपको 400 रुपये वापस भी आपके अकाउंट में चले आएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जब फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो अकाउंट नंबर वही दीजिएगा जो आपका हो। ऐसा नहीं कि जहां फॉर्म फिलअप करवाने जाएंगे उस आदमी का अकाउंट नंबर डलवा दीजिएगा तो पता चलेगा पैसा उसी के अकाउंट में चला गया। अपना अकाउंट नंबर या अपने घर वालों का अकाउंट नंबर डालिएगा, तो अगर आपका 500 रुपये लगेगा तो 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। उस तरह बात करेंगे अगर SC/ST वालों के, तो उसको सिर्फ 250 रुपये लगने वाले हैं भाई। और अगर CBT 1 में उपस्थित हो गए हैं तो आपको 250 के 250 वापस हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, SC/ST वालों के लिए सरकार कितना अच्छा सुविधा दे रहे हैं। क्या जी, कि अगर आपका 250 फीस लगेगा तो 250 के 250 क्या होंगे? आपको वापस हो जाएंगे, है ना। लेकिन एक कंडीशन इसके लिए बहुत अनिवार्य है कि आपको CBT 1 एग्जाम में उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम में नहीं जाते हैं, इसलिए ये रूल अपनाया गया है। ठीक है ना, अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो हम बात करते हैं कि चयन, इसके लिए चयन की प्रक्रिया क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो चयन के लिए आप देख पाएंगे भाई, चयन के लिए देख पाएंगे आप कि पहले हमको CBT 1 देना पड़ेगा। आप CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, उसका कट ऑफ पार कर जाएंगे, तो आपके लिए फिर दूसरा एग्जाम होगा CBT 2। CBT 2 जैसे ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपके लिए एक साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल अगर चेकअप भी पास कर जा रहे हैं तो आप आराम से इस जॉब को पा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि लगभग 5 चरण में इसका एग्जाम होता है। एग्जाम तो वैसे 2 ही होगा, बाकी तीसरा साइको टेस्ट होता है, ये भी एक एग्जाम होगा साइको टेस्ट। बहुत लोग साइको में भी छट जाते हैं, समझिएगा ध्यान से। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपना बढ़िया रखिएगा आप, है ना। उसके बाद लास्ट में अपना मेडिकल जो भी प्रॉब्लम होगा, मेडिकल में आंख वाला एक इशू भी आता है तो वो भी देख लीजिएगा, है ना, उसको भी क्लियर कर लीजिएगा।
अब बात करेंगे सीबीटी 1 की। तो सीबीटी 1 वाले जो परीक्षा का पैटर्न है, उस पैटर्न क्या होता है पहले वो बताते हैं। आपका पैटर्न में मैथ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन बनते हैं, फिर जनरल साइंस से क्वेश्चन बनते हैं और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो पैटर्न ये है कि मैथ्स के अप्रोक्स 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के अप्रोक्स 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। और इन सारे टोटल 75 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 75 क्वेश्चन होते हैं और टाइम कितना मिलता है भाई, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में आपको ये 75 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन इस बार पैटर्न क्या हुआ एलपी का पता है बच्चों, इस बार 75 में से लगभग 60 क्वेश्चन अप्रोक्स मैथ और रीजनिंग से भरा पड़ा था। यानी जिनका मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया होगा इस बार सीबीटी 1 क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। मैथ रीजनिंग के लगभग 60 क्वेश्चन थे और आपके साइंस के तो अप्रोक्स मुश्किल से मुश्किल 5 क्वेश्चन रहे होंगे। जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, पर इस बार एग्जाम में क्या हुआ कि मात्र लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास में साइंस के थे, है ना। तो कहने का मतलब ये भी नहीं है कि इस बार हो सकता है कि 20 क्वेश्चन आ जाए। इसलिए पैटर्न जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ रीजनिंग साइंस सब कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे भी क्वेश्चन अधिक आए हमको बना जाना है ना। तो इसलिए क्या कहें आपको कि ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करना पड़ेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन होगा और एग्जाम में टाइम मिलेगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको सिर्फ फर्स्ट वाला का कट ऑफ पार करना है। मेरिट लिस्ट में मेरिट जब बनता है ना तो इसका नंबर उसमें नहीं जोड़ता है। इसको क्वालिफाई कर लीजिए, चाहे आप जस्ट उतना ही नंबर लाके क्वालिफाई कीजिए या 1 नंबर अधिक लाइए या 20-30 नंबर भी अधिक लाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको सीबीटी 2 देना है। इसका मेरिट लिस्ट में इसका नंबर ऐड नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे वहीं सीबीटी 2 की बात करेंगे तो सीबीटी 2 में 2 पार्ट में एग्जाम होता है। एक तो होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। एक होता है पार्ट ए बच्चे और एक होता है अपना पार्ट बी। पार्ट ए में क्या क्या होता है, मैथ से क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से होंगे और बेसिक साइंस यानी इंजीनियरिंग से क्वेश्चन होंगे आपके। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का टाइम लेगा। उसके बाद पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो भी ट्रेड आपका होगा, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, फिटर हो, जो भी आपका ट्रेड होगा उस ट्रेड से आपका लगभग 75 क्वेश्चन होंगे और आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का। और जो पार्ट बी है ना, जिसमें ट्रेड से क्वेश्चन आने वाला है आपका, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी कि सिर्फ 35% नंबर लेके आना है। अगर आप 35% नंबर लेके आ गए ट्रेड में तो आप इस ट्रेड में पास कर जाइएगा। मेरिट किस में बनेगा, मेरिट बनेगा सीबीटी 2 के पार्ट ए वाला सेक्शन से। पार्ट ए वाले सेक्शन में क्या क्या है बच्चे, उसमें मैथ रीजनिंग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम, 1.5 घंटे का टाइम है। यानी कि आपको मैक्सिमम नंबर किस में लाना है, सीबीटी 2 के पार्ट ए में। सीबीटी 1 तो क्वालिफाई करना ही करना है और सीबीटी 2 के पार्ट ए में आप बहुत नंबर लेके चले आए और पता चला कि पार्ट बी में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए ट्रेड वाले में, तो भी पास नहीं होइएगा। इसमें कम से कम 35% नंबर लाके आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया चयन की प्रक्रिया। अगर हम बात करेंगे हाँ और निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, जैसे सब 1 नंबर का क्वेश्चन है और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब जब 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये निगेटिव मार्किंग है। और मार्क्स में आपका नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा, ये तो मालूम होगा आपको। उसके बाद परीक्षा सभी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होगी, यानी कहने का मतलब है इंग्लिश तो होगा ही होगा, उसके साथ में आप चाहें तो उसको हिंदी में दे सकते हैं, मराठी में, जो भी आपको लैंग्वेज आता हो उस भाषा में आप उस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है।